जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। एंट्री मेंटेनेंस हो चाहे वो फाइनल मेंटेनेंस हो, कैसे आप कम से कम बना सकते हो या कैसे उसे आप जीत सकते हो। आज का वीडियो पूरी टिप्स दूंगा आपको, जो आप सब हर कोई मिस्टेक करता है, हर कोई अजमेंट मिस्टेक करता है, उसके बारे में आज की वीडियो पूरी डिटेल में मैं समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक का लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको परचेज करना है तो आप इंपॉर्टेंट बुक होती है उनसे लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आए दिन आपको मेंटेनेंस होता है, सबसे ज़्यादा हरासमेंट होता है जब आपका मेंटेनेंस बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस बनने के बाद फिर आप दोष देते हो वकील को कि यार वकील साहब ने काम नहीं किया, अच्छे से केस नहीं लड़ा और मेरा मेंटेनेंस ज़्यादा बन गया, ठीक है। उस सिचुएशन में सबसे बड़ी आपकी जो गलत फहमी होती है वो आपको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आप खुद होमवर्क नहीं करते हो, चाहे आप कितना ही बड़ा वकील कर लीजिए, मेंटेनेंस के केस में स्पेशल, उसमें जब तक आप खुद होमवर्क नहीं करोगे 90% आपको सपोर्ट करना पड़ता है अपने वकील को, एविडेंस लाने के लिए, सब चीज़ें लाने के लिए, तब जाके आपका मेंटेनेंस कम से कम बनता है या फिर वो उसे आप जीत पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं टिप्स बाय टिप्स आपको बताता हूँ, जो आपको हर टिप्स को फॉलो करना होता है। पहला टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी आपका मेंटेनेंस का केस होता है, उसके बाद नोटिस आता है, आपका रिप्लाई देने का समय आता है, उस समय सबसे पहले आप रिप्लाई देने से पहले अपने वकील की 2 या 3 दिन, डेट से 2 या 3 दिन पहले जाके उस टॉपिक की डिस्कशन कीजिए कि आप रिप्लाई किस तरह का दे रहे हो, ठीक है। उस रिप्लाई में वह चीज़ें सब मेंशन कीजिए जिस चीज़ की, जैसे आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है या जॉब कर रही है या पहले जॉब की है, उसकी वेल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वकील किस तरह का उस पर रिप्लाई बना रहा है। क्योंकि जब तक आप वकील को नहीं बताओगे तो वकील अपने लेवल से ही उस पर एक रिप्लाई बनाएगा, लेकिन आपको सबसे पहला जो काम होता है वह उस पर डिस्कशन करना पड़ता है। क्योंकि आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ के बारे में आप ज़्यादा जानते हो वकील से ज़्यादा, तो सबसे पहले आप मीटिंग करके अपने वकील के पास इस बात का डिस्कशन जरूर करें। सेकंड पॉइंट दोस्तों, मान लीजिए आपकी वाइफ वेल एजुकेशन है, अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो जॉब नहीं कर रही, या फिर आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए उसने जॉब छोड़ा है, उस सिचुएशन में आप उन चीज़ों को ऐड कराइए उसमें जो वो चीज़ रिप्लाई में ज़रूरी है उसको देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कि ये बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड है, पहले ये जॉब करती भी थी, अब इन्होंने मेंटेनेंस हरासमेंट करने के लिए जॉब नहीं कर रही, छोड़ दिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी जजमेंट होते हैं आपके वकील को बताएंगे साहब, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं जजमेंट जरूर होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाईकोर्ट का, या फिर आप खुद ट्राई करिए उसके जजमेंट निकाल के अपने वकील को दीजिए कि साहब इसमें ये जजमेंट इसके लायक है, इसमें ये जजमेंट यूज आएगा। आज की डेट में सोशल मीडिया पे हर चीज़ मिलती है आपको, उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलते हैं, डिस्कशन कहीं जजमेंट होते हैं, उनको आप खुद जाके दीजिए। उस जो आप रिप्लाई बना रहे हो उसमें आप उसको मेंशन कराइए। थर्ड पॉइंट दोस्तों, कई बार ये चीज़ आती है कि कई बार आपने सेक्शन 9 की डिग्री होते हुए भी आप लोग उसे कभी यूज नहीं करते हो। एक्सपायर्ड आपने चाहे लीगल नोटिस आप लाने की कोशिश की हो, बिना वजह से आपकी वाइफ के पास कोई कारण ही नहीं है, फिर भी वो आप पे मेंटेनेंस का केस कर रही है, तो उस चीज़ को आप बात को उस रिप्लाई में मेंशन करना ही भूल जाते हैं। उन चीज़ों को भी आप उसमें सबसे पहले मेंशन करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दोस्तों, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी वाइफ जॉब तो कर रही है कहीं ना कहीं छुप के आपसे, लेकिन आप लोगों को उसका पता नहीं कि वाकई वो जॉब कहाँ कर रही है। सबसे पहले मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत के कारण हमेशा के लिए मेंटेनेंस हाई बनवा देते हो सकता है आपकी वाइफ कहीं छुपा के आपसे जॉब कर रही हो, तो उस सिचुएशन में आप डिटेक्टिव एजेंसी का किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जब डिटेक्टिव एजेंसी आपको बता देती है कि आपकी वाइफ यहाँ पे जॉब करती है, तो आप CRPC 91 यूज करके या कोर्ट के द्वारा या RTI के थ्रू उससे डिटेल निकाल के अपने उस रिप्लाई में उस चीज़ को यूज करना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप आपको मैं जब बताता हूँ दोस्तों कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है, सब डिटेल आपके पास है, सब कुछ है, उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो वह सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वह सब चीज़ें आप उसमें मेंशन जरूर करना चाहिए। अगली स्टेप आती है दोस्तों, बाय चांस आपका कोर्ट ने बना देता है, जब आप ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद कोर्ट आपका मेंटेनेंस बना देता है, उस सिचुएशन में आप उसे चैलेंज जरूर करें। हर किसी मेंटेनेंस केस को जरूर चैलेंज किया करें, क्योंकि चैलेंज करोगे तो
आपको ज़रूर 90% आप जो डिसीजन होते हैं फैमिली केस के वो रॉन्ग ही आते हैं। इस वजह आप उसे चैलेंज ज़रूर करें, स्टे की कोशिश करें। अगर आपका अगली स्टेप में आपको बताता हूँ कि अगर आपका मेंटेनेंस का केस पहले बन जाता है, अदर केस जैसे एंट्री मेंटेनेंस का आपका बन गया और आप पे अदर केस कोई चल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप अपने मेंटेनेंस केस पे स्टे लेने की कोशिश जरूर करें। मैक्सिमम जितना भी आपको एंट्री मेंटेनेंस पे स्टे मिलता है उस स्टे को जरूर लें। तो दोस्तों ये जो चीज़ें होती है जो आपको मेंटेनेंस केस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको जीतने की तरफ करती है ज़्यादा चीज़ें। कहीं पर मैं कई केसों में देखता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, वकील अपने लेवल पे काम कर रहा है, आप कम से कम मेंटेनेंस वाले CRPC 125 वाला जो केस होता है, जो मेंटेनेंस का DV होता है, कोई सा भी हो, उसमें कम से कम आप अपने वकील के पास बैठ के एक मीटिंग करिए, उसके बारे में डिस्कशन करिए, उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस उसको निकालिए, सब कुछ को आप रिप्लाई में बनाइए। जैसे आपकी वाइफ ने बताया कि आपकी 1 लाख सैलरी है, जबकि आपकी एक्चुअल में सैलरी 20,000 25,000 है, आपका सर्टिफिकेट लगाया कि मुझे एक्चुअल में ये इतनी मिलती है, आप बिल्कुल बेरोजगार है तो आप बता सकते हो भी मैं बेरोजगार हूँ। इन चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ता है, तब जाके एक मेंटेनेंस केस को आपकी तरफ लेते हो या फिर कम से कम बन पाता है। तो आई दोस्तों आपने मुझे जो टिप बताई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कॉमेंट में छोड़िए, लेकिन नंबर ना छोड़िए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।